भारत की विदेश नीति पीएम मोदी के 9 सालों के कार्यकाल में कैसी रही है, इसे लेकर विदेश मंत्रालय के एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इंडियन डिप्लोमेसी के मौजूदा स्वरूप को लेकर बहुत से दावे पेश किए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत हुए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में ही नहीं बल्कि भारत के भीतर रहने वाले आम लोगों की जीवन शैली पर भी इसका पॉजिटिव असर देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तो क्या 9 सालों में इंडियन डिप्लोमेसी का डंका बज चुका है? क्या 9 सालों में विदेश नीति से प्रभावित होकर दुनिया के तमाम प्रमुख देशों के साथ भारत के जो संबंध है मजबूत हुए हैं? जयशंकर को इंडियन डिप्लोमेसी में कितने नंबर दिए जाने चाहिए? दुनिया के प्रमुख देशों के साथ संबंध कितने मजबूत हुए? क्या आप सहमत हैं इससे जो दावा विदेश मंत्री कर रहे हैं? चीन के साथ जयशंकर की डिप्लोमेसी क्यों रंग नहीं ला पा रही है? नेपाल के साथ संबंधों को लेकर उन्होंने जितने भी दावे किए हैं वो कितने सच है, कितनी सच्चाई उनमें है? और खास करके अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण एशिया, रूस, क्या ये तमाम जो प्रमुख देश हैं इनके साथ भारत के जो संबंध है वो पहले के मुकाबले अब ज्यादा चमकदार बन चुके हैं? समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है वो हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि ग्राफिक्स जो है सवालों का वो दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाए और जो मुख्य बिंदु हैं विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जयशंकर ने प्रस्तुत किए हैं और दावा किया है कि कितना अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की जो साख है, जो छवि है, वो कितनी दमदार हुई है। दुनिया के कई देशों का उन्होंने उदाहरण पेश किया और कहा कि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत करने में भी भारत अब पहले के मुकाबले अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कई देशों का नाम भी लिया। कोविड के दौरान जो भारतीय फंसे हुए थे विभिन्न देशों में, उनकी वतन वापसी में किस तरह से भारत ने जो सफलता हासिल की, इस बात का भी जिक्र किया। सूडान में फंसे हुए भारतीयों को कैसे निकाला गया, इसका भी क्रेडिट उन्होंने इंडियन डिप्लोमेसी को दिया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को किस तरह से निकाला गया, इसका क्रेडिट भी उन्होंने इंडियन डिप्लोमेसी को दिया है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो। अगर सिर्फ और सिर्फ चीन को छोड़ दिया जाए तो दावा है विदेश मंत्री का कि दुनिया के तमाम प्रमुख राष्ट्र, उनके साथ भारत के जो संबंध है वो पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गए हैं, क्योंकि खुद जो इन्वॉल्वमेंट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो छवि है उसे लेकर काफी ज्यादा प्रमुख रूप से बनी हुई है। प्रायोरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की छवि, विश्व गुरु बनने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, इसी प्रयास में वो दुनिया के तमाम प्रमुख राष्ट्रों के साथ भारत के जो संबंध है उसको और मजबूत करने की दिशा में खुद इन्वॉल्व रहते हैं। और विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का कई बार जिक्र भी किया विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने मध्य प्रदेश से। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। और प्रोफेसर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको मध्य प्रदेश प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और नक्सलवाद पे आपने जितना काम किया है उसके लिए ये आपको सम्मानित किया गया, तो आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और जी, 9 वर्षों का जो विदेश नीति इंडियन डिप्लोमेसी के दावे किए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, उन दावों में सबसे पहला जो दावा है वो चीन को लेकर ही मैं समझना चाहूंगी कि उन्होंने कहा है कि एक जो मेजर स्टेटमेंट है जयशंकर की कि चीन के साथ जो भारत की समस्या है वो असल में समस्या जमीन का नहीं है, जमीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं अब वो फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़कर उनकी डिप्लॉयमेंट हो गई है और इसी वजह से जो है तनाव पहले के मुकाबले बढ़ गया है। पहले दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो अपने अपने कैंपों में डिप्लॉयड रहती थी, लेकिन अब ये आगे बढ़कर इनकी तैनाती हो गई है, इसी वजह से तनाव गहरा चुका है। आप उनकी स्टेटमेंट को किस तरह से आंकते हैं? भारत देश जिस प्रकार से साफ हुई इसी और उन्होंने जो चीन को लेकर जो बयान दिया है, संशय वाला बयान दिया है, मैं स्वयं सरप्राइज हूँ कि उन्होंने कहा कि चीन से जमीन का कोई सवाल ही नहीं, जबकि जब G20 की बैठक का दौर चल रहा था उस समय में अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों के नाम चाइना ने अपने शहरों के नाम पर रखे
जी। लेह से लेकर लद्दाख, अरुणाचल तक चीन दावा करता है। जो अक्साई चीन जैसा जो इलाका है भारत का, वो चीन के कब्जे में है। इन सब के बावजूद जयशंकर उसको, विदेश मंत्री उसको दरकिनार कैसा कर रहे हैं, और यदि दरकिनार कर रहे हैं तो फिर क्या हमारी क्वाड के साथ रहने में मजबूरी क्या है? हम नाटो प्लस के सदस्य बनना क्यों चाहते हैं? हम अमेरिका से सहयोग के लिए मजबूर क्यों हुए? हम द्विपक्षीय संबंधों को चीन से बढ़ाने पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम हमारी जो भारत और चीन की जो सेना सीमा है उस पर इतना गहरा तनाव क्यों है? हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, जो चाइना के राष्ट्रपति हो या भारत के प्रधानमंत्री, वो एक दूसरे से सामान्य से मिल क्यों नहीं पा रहे? जाहिर सी बात है कि भारत और चीन के बीच जो मूल विवाद है वो जमीन का ही विवाद है, और जमीन के विवाद को दरकिनार करने का जिस प्रकार से मैं तो कहूंगा साहस दिखाया है, और यह भारत की विदेश नीति के लिए बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। नेहा जी, यानी ये बहुत ही आपत्तिजनक बात उन्होंने फिर से कह दी। इससे पहले उन्होंने कह दिया था एक इंटरव्यू के दौरान कि चीन क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है इसलिए भारत खुलकर जो है इस तरह से स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता, हम लोहा नहीं ले सकते चीन से। तो कहीं ना कहीं जो विदेश नीति चीन को लेकर मौजूदा सरकार की लगती है, इस पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि चीन कहीं ना कहीं इस मामले में फायदे में नजर आता है, अगर खास करके विदेश नीति मोदी सरकार की बात की जाए तो। देखिए नेहा जी, जो अमेरिकन थिंक टैंक है, इवन जो अमेरिका के सैटेलाइट्स हैं, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भारत की जमीन है उस जमीन के आसपास जो चीन है वो नए नए आधारभूत संरचनाएं खड़ी कर रहा है, भारतीय जो इलाके हैं उस पर कब्जे कर रहा है। और यह बहुत क्लियर हुआ है कि जो लेह और लद्दाख के कुछ इलाके, वहां पर चीनी सेना आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप ये भी समझेंगे कि जो हमारी सेना फिंगर 8 तक जाया करती थी, अब वो हमारी सेना फिंगर 4 तक जा रही है। इसका मतलब ये कि जमीन विवाद तो है, और यदि जमीन विवाद को भारतीय विदेश मंत्री दरकिनार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम चीन के दावे के साथ खड़े होते हैं, जिसमें चीन ये कहता है कि भारत की जमीन पर हम कब्जा नहीं कर रहे, हम हमारी जमीन पर मौजूद है। तो इससे भारत और चीन के बीच भ्रम पैदा नहीं होगा, इससे दुनिया भर में भी यह संदेश जाएगा कि चीन भारत की सीमा पर कब्जा नहीं कर रहा है, वरन जो है सीमा पर तनाव है। तो सीमा पर तनाव नहीं है नेहा जी, असल बात तो यह है कि चीन की जो सेना है वो भारतीय इलाकों में अतिक्रमण करना चाहती है, और जिनकी बात जो है दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण भी है। मुझे भारतीय सेना का एक स्टेटमेंट याद आता है जिसमें यह दावा किया गया था कि चीन उन जगहों पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है, भारतीय सेना के जवान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चीन का कब्जा उन जगहों पर हो गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे पॉइंट्स भी, ऐसे रिपोर्ट सामने आई थी कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है, यानी जहां पर पेट्रोलिंग कर पा रही थी, जो भारतीय हिस्सा था जहां पर गश्ती हो पा रही थी, वो अब चीन की वजह से, चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से हमारे कब्जे से, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है। और अगर ऐसे में विदेश मंत्री का ये बयान कि फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की वजह से ये तनाव बना हुआ है, कितना बड़ा आघात भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए नेहा जी, बिल्कुल सही, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, इसलिए भी क्योंकि यदि भारत और चीन के बीच कोई तनाव नहीं है तो हम पर्यटकों के लिए लेह और लद्दाख का जो इतना सुंदर इलाका, इसको खोल क्यों नहीं देते? हम जो अरुणाचल प्रदेश के जो दूर दराज के इलाके हैं, उन इलाकों को, चीन से लगते जो इलाके हैं, उन इलाकों पर बढ़िया से दुनिया भर के जो देश, जो लोग हैं वो जाए, भारतीय पर्यटक जाए, वहां पर जो जैसे भी घूमे। तो फिर वो ऐसे समय में जब हम सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के कई जो इलाके, वहां पर तवांग को आप ले ले, तवांग में जब विदेश मंत्री का दौरा होता है, रक्षा मंत्री का दौरा होता है, प्रधानमंत्री का दौरा होता है, तो इस पर चीन सवाल उठाता क्यों है? तो यदि चीन को हम क्लीन चिट दे देंगे कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद नहीं है, तो चीन का वैश्विक दावा यह मजबूत होगा कि भारत की जमीन पर हम क्लेम नहीं कर रहे, वरन वो हमारी जमीन है। फिर ऐसे में क्या होगा कि जो अक्साई चीन का जो इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, जिसको पाकिस्तान ने अवैध तौर पर चीन को दे रखा है, तो क्या हम उस दावे को गलत ठहरा रहे हैं? वास्तव में जयशंकर जितने इंटेलेक्चुअल विदेश मंत्री है, तो चाइना को लेकर जो उनका दावा आया है नौसेना की उपलब्धियों पर, वो समझ से परे है।
और कम से कम उनसे ये अपेक्षा तो नहीं की जा सकती कि वो इतने गंभीर मुद्दे पर इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। नेहा जी। तो इंडियन डिप्लोमेसी का विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना डंका बजा है, जितना दावा किया जा रहा है विदेश मंत्री जयशंकर के हवाले से, इसमें कितनी सच्चाई है, यही टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज स्ट्रेट टॉक के जरिए हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने बने हुए हैं, उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर, एक स्टेटमेंट मैं चाहती हूँ कि आपको पढ़कर सुनाऊं जो जयशंकर का है। उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, म्यांमार सबके साथ मजबूत हुए हैं। लेकिन एक भूटान की भी मुझे स्टेटमेंट याद आ रही है कि वहां पर भी जो प्रधानमंत्री उन्होंने ये कहा था कि अब ये चीन का भी उन्होंने जिक्र किया था कि इनकी भी भागीदारी जो है वो जरूरी हो जाती है। खासकर एक कोको द्वीप का जो मसला है, ये भी एक, मैं इस पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आपका। ये बहुत सारे ऐसी बातें बीच बीच में आई हैं जो कि विदेश मंत्री के दावों पर उंगली उठाती हैं। आप किस तरह से देखते हैं पड़ोसी मुल्कों के साथ जो हमारे संबंध हैं भारत के, ये पिछले 9 वर्षों में कैसे रहे हैं, पहले पिछली सरकारों के कार्यकाल के अगर हम तुलना करें तो? देखिए नेहा जी, जहां तक कोरोना डिप्लोमेसी की बात है या कोविड के टीकों की बात है, तो उसको लेकर जो हमारी सरकार है उन्होंने बेहतरीन काम किया है। न केवल पड़ोसी देशों में लेकिन दुनिया भर के देशों में जो मानवीय मदद पहुंचाई है वो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन यदि आप द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं, देखिए वो एक मानवीय पहलू था और मानवीय पहलू को दुनिया ने कितना माना है, दुनिया ने कितना जाना, ये उन राष्ट्रों पर डिपेंड करता है। लेकिन आप यदि द्विपक्षीय संबंधों की बात लें तो इन 9 सालों में हमारे जो पड़ोसियों से संबंध है बहुत अच्छे हुए। ये कहना इसलिए कठिन है क्योंकि आप देख लीजिए कि श्रीलंका का जो अधिकांश इलाका है, हम्बनटोटा से लेकर बहुत सारे जो इलाके हैं, कोलंबो है, वहां पर चीन का कब्जा तो हुआ है। वहां पर मंदानी सिखाई जा रही है। चीन के कर्ज के जंजाल में पूरी तरीके से श्रीलंका को जकड़ लिया गया है। आप मालदीव को ले लें तो मालदीव में भारत विरोधी जो ताकत वो लगातार काम कर रही है, भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। आप यदि बांग्लादेश को ले लें तो बांग्लादेश से शेख हसीना के रहते भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे, इसलिए शेख हसीना के कार्यकाल को कुछ खास कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान से हमारे संबंध बेहद खराब है। जो भूटान है, भूटान को लेकर तो देखिए बड़ी दिलचस्प बातें हुई है कि 2017 में डोकलाम को लेकर भारत और चीन की जो सेनाएं थी आमने सामने थी, क्योंकि भूटान की सुरक्षा तो भारत करता है। लेकिन अब जो भूटान देश है उन्होंने बहुत ही भारत को मतलब भारत के लिए चुनौतीपूर्ण बयान दिया है कि जो डोकलाम का जो इलाका है वहां पर जो भूटान है उसका कोई दावा नहीं है और वो चीन का इलाका है। अब यदि डोकलाम पर चीन का कब्जा हो जाएगा तो भारत का जो पूर्वोत्तर है, जो सिलीगुड़ी नेक जिसको कहा जाता है, चिकन नेक कहा जाता है जिसको, तो चिकन नेक जो है वो ऐसा इलाका है जहां पर देखिए डोकलाम तक चीन की सेना आ गई तो समझ लीजिए पूर्वोत्तर की जो सुरक्षा है वो संदेह में पड़ जाएगी जी। तो भूटान से हमारे संबंध कोई मजबूत नहीं है, श्रीलंका से हमारे संबंध मजबूत नहीं है, पाकिस्तान से हमारे संबंध मजबूत नहीं है, बांग्लादेश से हमारे संबंध सामान्य है। आप म्यांमार को ले ले तो म्यांमार जो है वहां पर लोकतांत्रिक समाप्त हो गया है, सेना ने कब्जा कर लिया है। वो जो सेना है उसको चीन जो है वो मदद देता है। वहां के म्यांमार के आर्थिक संसाधनों पर वहां का सेना का कब्जा हो गया है, लोगों को मारा जा रहा है, लोग भागकर भारत से मिजोरम और मेघालय में रहने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसे में सार्क के जो देश है या तो एक मुद्रा की बात पर सहमत हुए, नहीं सार्क देशों में व्यापार व्यवसाय बढ़ा है, नहीं सार्क देशों की कोई सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। तो ऐसे में जी आप ये कहना चाहते हैं कि जो भारत के पड़ोसी मुल्क है वहां पर भारत का प्रभुत्व कम हुआ और चीन का प्रभुत्व बढ़ गया है इन 9 सालों में। खास करके अगर हम बात करें तो 9 वर्षों के दौरान ऐसा दिख रहा है कि चीन का प्रभुत्व बढ़ा और भारत का प्रभुत्व जो है, पहले जो मैत्री संबंध थे वो थोड़ा सा जो है बैकफुट पे दिख रहा है। देखिए नेहा जी, बिल्कुल आंकड़े और तथ्य इस ओर संकेत करते हैं। आप देखिए कि चीन और श्रीलंका का व्यापार बढ़ा है, चीन और बांग्लादेश का व्यापार बढ़ा है, चीन का पाकिस्तान से व्यापार बढ़ा है, चीन का मालदीव से व्यापार बढ़ा है
और व्यापार ही नहीं बढ़ा है, सामरिक तौर पर इन राष्ट्रों से साझेदारी बढ़ गई है, इन सभी देशों की बढ़ गई है। और समुद्र में हिंद महासागर को लेकर इन सभी अधिकांश राष्ट्रों में जो चीन ने उन राष्ट्रों के बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया है। आप देखिए कि हमारे लिए बड़ी विकट स्थिति हो गई जब चीन का जो नौसैनिक जहाज था जो खोजी अभियान पर निकला था और उसकी नजरें जो थी भारत के सामरिक ठिकानों पर थी, और इसके लिए भारत को बहुत परेशान होना पड़ा। भारत ने श्रीलंका से अपना विरोध जताया, उसके बावजूद हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का जहाज आ गया था। तो ऐसे में हम कैसा कह सकते हैं कि चीन से जो भारत के पड़ोसी देश है उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हुए। दरअसल इस बात में हमारे जो संबंध है पड़ोसी देशों से वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, और इस चुनौती से आने वाले समय में हमको जूझना पड़ेगा, और जूझ रहे हैं हम। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन पड़ोसी देशों से हमारे संबंध बेहतरीन है। अभी बेहतरीन करने के लिए हमको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि जो चीन है उस पर हम दबाव बनाएं, लेकिन चीन पर दबाव बनाने के लिए हमको बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत है। देखिए अभी तो भारत की जो विदेश नीति है ये मैं समझना चाहूंगी, जी माफ कीजिएगा बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन मैं समझना चाहूंगी कि ये भारत अपने प्रयासों से सफलता पा नहीं पा रहा है, ये अपने प्रयास कम लग रहे हैं, या फिर चीन का ही आक्रामकता जो है उसकी अब हाल के वर्षों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि भारत की इन तमाम कोशिशों का जो प्रभाव है वो कम पड़ रहा है पड़ोसी मुल्कों पर। ये बेशक देखिए नेहा जी, जो चीन की महत्वाकांक्षाएं वो इतनी विस्तृत है, वो इतनी विशाल है कि भारत को उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। आप मध्य पूर्व को ले लें, मध्य पूर्व में सऊदी अरब और ईरान का जिस प्रकार से चीन ने समझौता करवाया है उससे भारत ही नहीं अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई है। अब ऐसे में जो चाबहार बंदरगाह है जिसको लेकर भारत और ईरान के बीच मजबूत संबंध हो रहे थे, और हम सोच रहे थे कि ग्वादर में जो पाकिस्तान और चीन की भागीदारी उसको हम रोक देंगे, लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब जब एक मंच पर आ गए तो भारत के लिए कुछ ज्यादा अवसर बचे नहीं है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि जो चीन की जो मुद्रा है युआन है वो निरंतर पूरी दुनिया में हावी हो रही है। आप इस प्रकार से देखिए कि जो रूस और चीन है उसके बीच जो व्यापार हो रहा है तो वो युआन में व्यापार हो रहा है। ऐसे में जिस प्रकार से चीन सामरिक तौर पर न केवल वन बेल्ट वन रोड की परियोजना पर काम कर रहा है, लेकिन वो मध्य पूर्व में हावी हो रहा है, सामरिक तौर पर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, भारत के प्रति उसकी आक्रामकता है। तो भारत ही नहीं अमेरिका के प्रति उसकी आक्रामकता ये देखिए आप कि पिछले दिनों हिंद महासागर में जो अमेरिका का जो एक नौसैनिक जहाज था उसके ठीक सामने चीन का जहाज आ गया था। ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है, तो आपको चीन को रोकने के लिए बहुत ही बृहद रणनीति पर काम करने की जरूरत है, और चीन को रोकना इतना आसान नहीं है। तो भारत, और मैं एक बात और कहूंगा नेहा जी कि जो भारत है, भारत की जो कूटनीति है या जो भारत की रणनीति इस समय अमेरिका और रूस के बीच फंस गई है, और भारत ये तय नहीं कर पा रहा है कि रूस के साथ जाएगा या भारत अमेरिका के साथ जाएगा। तो ऐसे में संकट है, और इस संकट से पार पाने के लिए भारत को प्रयास करने की जरूरत है। प्रोफेसर मैं समझना चाहूंगी कि अब एक बात की जा रही है ग्लोबल साउथ की। अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने जिक्र किया कि हम लगभग 78 देशों में जो भारत है वहां की अर्थव्यवस्था को डेवलप करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो इंडियन डिप्लोमेसी का ये जो सेक्टर है, इधर जो काम किया जा रहा है, यहाँ जो पैसा लगाया जा रहा है, इसे आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए नेहा जी, जो पिछले दौर में जो विदेश नीति पर ध्यान दिया गया है, खासकर मोदी सरकार ने जो एक्ट ईस्ट की नीति पर ध्यान दिया गया, साथ ही साथ जो हिंद महासागर से लगे जो देश है उन देशों से संबंध मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया का जो एक गठजोड़ है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि इन देशों में भारत काम जरूर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया काम जरूर कर रहा है, लेकिन भारत डोमिनेट नहीं कर रहा है। डोमिनेट कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, क्योंकि इसमें से जो अधिकांश देश है वो चीन की वन बेल्ट वन परियोजना का पार्ट बन गए हैं। और जब वन बेल्ट वन परियोजना इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें अरबों डॉलर जो है वो चीन उन देशों को दे रहा है, उन देशों में व्यापार के स्ट्रक्चर खड़े कर रहा है, उन देशों की चीन पर निर्भरता को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत की जो मदद है, भारत की मदद चीन की मदद काबिल बहुत कम है। इवन वो भारत के जो आर्थिक संबंध है वो चीन के मुकाबले तो हम तुलना कर ही नहीं सकते।
क्योंकि चीन का जो बाजार है वो बहुत बड़ा बाजार है, और चीन के बाजार न केवल दुनिया के अन्य देशों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन भारत बाजार पर भी चीन के उत्पादों का कब्जा है। तो जब हम भारत के बाजारों पर चीन के उत्पादों कब्जे की समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में हम ये नहीं समझ सकते कि जो सस्ता माल है पूरी दुनिया के बाजारों को भारत उपलब्ध करा पाएगा। कुछ चीजें हो सकती है जिसमें हम आगे हो सकता है कि हम चाय में आगे हो सकता है कि हम शक्कर में आगे हो सकता है कि हम कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी में आगे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चीन के सस्ते बाजार को या चीन का जो सस्ते उत्पाद है उसको चुनौती देने जा रहे हैं। दरअसल भारत के जो बाजार है वो न तो अपने इतने परिपक्व है और न ही हम इतना दुनिया भर को निर्यात कर रहे हैं। यदि हम दुनिया को ज्यादा निर्यात करने लगे तो हम कह सकते हैं कि हम आर्थिक तौर पर चीन को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत आयात करता है। हकीकत तो यह है कि भारत दुनिया भर से हथियार खरीद रहा है। हकीकत तो यह है कि हम मेड इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, बहुत सारे जो नई नई चीजें, लेकिन उसके बावजूद हमारी नजरें जो होती है दुनिया के बाजारों पर होती है, दुनिया की कंपनियों पर होती है। तो इसलिए चीन और भारत के उत्पादों की तुलना करना या चीन या भारत की आर्थिक ताकत का जो तुलना करना ये बेईमानी होगा। जी, अब मैं ये भी समझना चाहूंगी कि एक और दावा है जयशंकर का, वो है ऑयल डिप्लोमेसी। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, इस दौरान पूरी दुनिया में जो है तेल की कीमतों की वजह से अर्थव्यवस्था को एक भारी नुकसान पहुंचा, और जयशंकर ने ये दावा किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन डिप्लोमेसी का ही असर है कि रूस से तेल आयात करता रहा और उसके बावजूद उसे यूरोपीय देशों को भी देता रहा, और फिर भी जो है उसके संबंध है दुनिया के प्रमुख जो राष्ट्र हैं, चाहे वो यूरोपीय यूनियन के देश हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, इनके साथ अभी भी पहले के मुकाबले बल्कि ज्यादा बेहतर हुए हैं। आप भारत की जो डिप्लोमेसी है, अगर तेल की बात की जाए तो क्या इसे सक्सेसफुल कहेंगे? जी देखिए, किसी भी देश की जो डिप्लोमेसी होती है वो राष्ट्रीय हितों पर निर्भर होती है, और इस बात में कोई इस बात को कहने से परहेज नहीं करना चाहिए या गुरेज नहीं होना चाहिए कि जो ऑयल डिप्लोमेसी उसमें जो भारत ने किया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही यथार्थवादी डिप्लोमेसी का परिचायक भी है। और इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार से रूस को दरकिनार किया गया यूरोपियन देशों ने, तो वहां पर भारत ने ऑयल को जिस प्रकार से बेच के पैसा बनाया है, हो सकता है कि ये जो भारत की आदर्श और मूल्यों की विदेश नीति जो हुआ करती थी उसके इतर हो या उसके विपरीत हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से या पैसा बनाने की दृष्टि से भारत ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है, और निसंदेह इसको भारत से आर्थिक लाभ भी हुए हैं। और यह भारत का एक दुस्साहसिक कदम था, इसके बावजूद भी यूरोप के देश नाराज हो सकते थे, लेकिन भारत ने यह जो कदम उठाया तो ये बहुत ही दिलचस्प कदम है और इसे सफलता के तौर पर अर्जित करना चाहिए, यह कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। नेहा जी जी, एक और सवाल, क्योंकि आपने मध्य पूर्व का भी जिक्र किया, और जब हमने देखा कि कश्मीर में जब G20 समिट हुआ था तो वहाँ पर एक अहम देश, कई मुस्लिम देश नहीं आए थे, क्योंकि कश्मीर का मसला जो कि पाकिस्तान लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चीन उसका साथ दे रहा है, इसमें हमने देखा कि मिस्र ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, और सऊदी अरब की तरफ से भी जो है पार्टिसिपेशन नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मध्य पूर्व में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान और चीन का जो दबदबा है वो भारत पर भारी पड़ रहा है। मेरे ख्याल इन 9 सालों को हमको दो दृष्टि से देखना चाहिए। एक तो मोदी जी की विदेश यात्रा है, उनके जो प्रयास है, आर्थिक तौर पर भारत कितना हासिल कर सकता था, एक तो यह दृष्टि होना चाहिए इन 9 सालों में। और जो दूसरी बात यह है कि इन 9 सालों में हासिल कर क्या पाए तमाम कोशिशों के बावजूद। बिल्कुल। तो देखिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हम बन नहीं पाए हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली क्योंकि हमको सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाना था, वो बन नहीं पाए हम। दूसरी बात क्या है कि जो चीन है उसकी जो कोरोना या कोविड को लेकर जो उसके यहाँ से विषाणु या जो जीवाणु आए थे उसको लेकर भारत ने उसकी मुखर आलोचना कभी नहीं की, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने उसके खुले तौर पर उसके सामने खड़ा हो गया था। तो हम वहां पर हमने ऐसा नहीं किया।
सीमा विवाद को लेकर भी चीन पर हम डायरेक्ट हमला करने से बचे, इसके बावजूद कि हमारी जो सेनाएं थी वो आमने सामने थी। तो मोदी जी के प्रयास तो इन 9 सालों में बेहतरीन रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में राजनीति में जो बदलाव आए हैं, इवन जो ट्रंप है एक दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जाने के बाद जो उदार बाइडेन आए, और बाइडेन ने आने के बाद जो पाकिस्तान हथियार दिए, और दूसरी बात यह भी कि भारत की जो भौगोलिक स्थितियां ऐसी है कि भारत को तटस्थ रहने पर मजबूर करती है। तो भारत ने कोशिशें की है, मोदी जी ने कोशिशें की है, लेकिन वो कोशिश से कामयाब नहीं हुई है, यह हमें स्वीकार करना चाहिए। नेहा जी, प्रोफेसर, मैं समझना चाहूंगी कि एक तो आपने जिक्र किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की लगातार कोशिशों के बावजूद जो है हम एक स्थायी सदस्य बन पाने में नाकाम रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों पर भी आपका आकलन हमने देख लिया, मध्य पूर्व का भी हमने जिक्र कर दिया, कश्मीर को लेकर भी हमने बातें समझी, लेकिन मैं समझना चाहूंगी कि अखंड भारत का जो मैप लगा दिया गया है नई संसद में, और इसको लेकर जो तमाम देश जो पड़ोसी मुल्क हैं हमारे वो आपत्ति जता रहे हैं, तो इसमें भौगोलिक परिस्थितियों से इस नई डेवलपमेंट को आप किस तरह से आंक रहे हैं प्रोफेसर? बड़ा दिलचस्प सवाल है, और भारत देश जी ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, और देश नीति के लिए इस बात को पूछना भी चाहिए था। देखिए, जो नई संसद है वहां पर एक भित्ति चित्र लगा जिसमें अखंड भारत की परिकल्पना है। दरअसल जो अखंड भारत है वो भारतीय उपमहाद्वीप की वह परिकल्पना है जिसमें भारतवर्ष और भारतवर्ष की जो परिकल्पना है वो भारतीय उपमहाद्वीप कई देशों पर केंद्रित है। तो यह इसमें इसका संबंध संस्कृति से है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भारतीय संस्कृति है वो हिंदू कुश के पर्वतों तक है, वो हिंद महासागर के कई देशों में दिखाई देती है। जो हिंदू संस्कृति आप उसको थाईलैंड में भी देख सकते हैं, जहाँ पर राजा राम जो है वहां के प्रशासक के नाम के आगे जोड़ा जाता है। तो यह एक सांस्कृतिक जो समन्वय है या जो सांस्कृतिक महत्ता की बात है, और अखंड भारत का कहकर भारत ने किसी भी देश की संप्रभुता पर प्रहार नहीं किया है। भारत ने इसके जरिए एक सांस्कृतिक सद्भाव दिखाया है। तो नेपाल में इसमें विरोध हुआ है क्योंकि नेपाल के कुछ लोग कुछ साम्यवादी हो गए, और दूसरी बात है कि जो भारत के भित्ति चित्र है वहां पर कपिल वस्तु लुम्बिनी जो बौद्ध की जो बौद्ध का जो जन्म हुआ था, जो बौद्ध परंपरा है उसका जिक्र किया गया। लेकिन प्रोफेसर, जब हम ये बोलते हैं कि ये जो मैप है, ये मानचित्र जो है, भित्ति चित्र है, ये अखंड भारत, तो कहीं ना कहीं इसकी जो तुलना है, जो भारत के विरोधी है, जिस भावना के साथ वो अपनी नीतियां बनाते हैं या फिर उस पर कार्रवाई करते हैं, वो चीन की विस्तार नीति के साथ, विस्तारवादी नीति के साथ भारत के इस प्रयास को जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे आलोचकों के लिए भारत का क्या ये जवाब जो है कि सांस्कृतिक मैप है ये, बल्कि भारत की तरफ से कोई भी विस्तारवादी नीति का ये कोई नमूना नहीं है, कितना जो है आसान हो पाएगा भारत को ये समझा पाना? नया जी, देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत के जो शीर्षाध्यक्ष हैं वो कोई अर्दोआन नहीं है जो ऑटोमन साम्राज्य की बात करते हैं, मुस्लिम साम्राज्य की पूरी दुनिया में वो बात करते हैं कि तुर्की को इस प्रकार से राष्ट्र बनाना है। नहीं, भारत जो है वो चीन में माओ की नीति है, जो कि 5 उंगलियां जो नेपाल या लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश या भूटान उस पर दावा करता हो। तो भारत की जिस प्रकार से 1947 के बाद भारत ने सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया है, न केवल सम्मान किया लेकिन भारत ने पड़ोसी देशों के लिए उनकी सुरक्षा, उनके जो सीमाएं, उनकी सुरक्षा भी की है, चाहे नेपाल से 1950 की संधि ले ले या भूटान से आप समझ ले। तो ऐसे में ये जो राष्ट्र है, इसके कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है प्रोपेगेंडा के बतौर, जैसे ओली जैसे जो लोग हैं, ओली जैसे लोग इसको प्रचारित कर सकते हैं, लेकिन अखंड भारत का वहां पर जो प्रदर्शन किया गया संसद में वह एक सांस्कृतिक प्रदर्शन है। उससे न तो बांग्लादेश की संप्रभुता को हमने चुनौती दी है, न नेपाल की संप्रभुता को दी है, न पाकिस्तान के, हमने तो पाकिस्तान के हड़प्पा जो इसका जिक्र भी है। और यह हकीकत भी है कि जो एक दौर में जो अखंड भारत है वो इन तमाम इलाकों में फैला हुआ था। तो अखंड भारत एक परिकल्पना है, एक पौराणिक परिकल्पना है, और उसको विस्तारवादी नीति से लेने के बनिस्बत यह विचार करना चाहिए कि ये एक सांस्कृतिक परिकल्पना है, यह इस पर कोई भौगोलिक दावा नहीं है, और नई भारत का कोई ऐसा इरादा है। नेहा जी जी बिल्कुल। अब मैं समझना चाहूंगी अमेरिका का। हमने देखा है कि मौजूदा विश्व, जिसे कि ये भी कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो संक्रमण
काल से गुजर रहा है और कई जो है पावर सेंटर निकलकर सामने आ रहे हैं और भारत भी में से एक है। अमेरिका का साथ कितना ज़रूरी लगता है आपको भारत के लिए, या फिर अमेरिका के लिए ये साथ कितना ज़रूरी है? और जिस विदेश नीति पर जयशंकर चल रहे हैं, क्या राष्ट्रहित में ये आगे बढ़ रहा है या फिर ज़्यादा फायदा अमेरिका के हवाले जो है दिया जा रहा है? देखिए नेहा जी, जिस प्रकार से आज भारत जहां पर खड़ा है वहां पर हम रुको और देखो के नीति पर नहीं चल सकते और हम रूस और अमेरिका के बीच फंसे हुए भी नहीं रह सकते। हम रूस पर इसलिए भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था उस समय रूस ने हथियार देने में डिले कर दिया था और अंततः यदि अमेरिका ने भारत को हथियार नहीं पहुंचाए होते तो जो चीन की सेना है वो कोलकाता तक लगभग आ चुकी होती। तो ऐसे में भारत और अमेरिका का जो सहयोग है न केवल प्रासंगिक है, न केवल यथार्थवादी सच है, लेकिन भारत की आवश्यकता भी है, भारत को उस ओर बढ़ने की जरूरत भी है। क्योंकि आप जिस प्रकार चीन और रूस के संबंध बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से कोई युवान में कारोबार कर रहे हैं और चीन जिस प्रकार से भारत की सीमाओं में हावी हो रहा है, तो चीन को रोकने के लिए भारत को किसी मजबूत गठबंधन का भाग बनना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार से अमेरिका ने जिस नाटो प्लस की बात कही और एक दो दिन पहले जो चीन और अमेरिका के राजनीतिकों के बीच प्रकार की बहस भी हुई, तो भारत को यदि अपनी सीमाओं की, खासकर चीन से लगती सीमाओं की सुरक्षा करना है, भारत को नाटो प्लस जैसे जो सदस्य उस ओर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि चीन की सक्रिय घेराबंदी करके ही हम चीन को रोक सकते हैं। चीन को रोकने के लिए हमको बहुत सारे देशों का दबाव चीन पर बनाना पड़ेगा। यदि हम ये सोचते हैं कि भारत अकेला चीन पर दबाव बना लेगा तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है। इसके लिए अमेरिका का जो साथ है वो साथ इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो है इस समय भारत की सामरिक सुरक्षा जो है वो चुनौतीपूर्ण है और हम रूस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्वाड का मेंबर हम बन चुके हैं, क्वाड के जरिए हम हिंद महासागर में सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं और अब हमको नाटो प्लस की तरफ बढ़ना चाहिए। और हम चाहे जितना मना करें, लेकिन अब अमेरिका जो है वो भारत की जरूरत बन गया है। नेहा जी, और शायद भारत भी अमेरिका की जरूरत बन गया है क्योंकि चीन की जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं उसमें अमेरिका का सबसे ज्यादा नुकसान जिसका अगर किसी देश का दिख रहा है वो अमेरिका का नुकसान दिख रहा है। और चीन के साथ को पाकर ही दुनिया के तमाम जो देश हैं वो भी अमेरिका को स्नब करते हुए नजर आते हैं। रिलीजियस फ्रीडम पर जाते जाते मैं समझना चाहूंगी कि भारतीय विदेश नीति के लिए रिलीजियस फ्रीडम को लेकर जितनी भी आलोचनाएं सामने आई है ये कितना अहम हो जाता है इस तरफ से काम करना या फिर इस तरफ से कोई ठोस जो है बात प्रस्तुत करना? नहीं देखिए, रिलीजियस फ्रीडम को लेकर भारत की जो आलोचना है वो दरअसल सही नहीं है वैश्विक तौर पर। क्योंकि अमेरिका में जिस प्रकार से कालों को रोंदा जाता है, आप किस देश कहां पर रिलीजियस जो है आजादी जो है किस देश में समझ में नहीं आता, लेकिन भारत में है। भारत संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ पर 20 से 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर जो शीर्षस्थ पद है राष्ट्रपति जैसे पद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, बड़े बड़े पदों पर मुस्लिम्स बैठे हैं। हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं वो यहूदी और ईसाई हुए हैं। तो ऐसे विविधता वाले देश पर, ऐसे बाहुल्य वाले देश पर आप वहां पर रिलीजियस उसको आप, और हमारे यहाँ पर न तो मस्जिदों पर आतंकी हमले होते हैं न ही कोई ईसाइयों के चर्चों पर आतंकी हमले होते हैं। तो यह भारत जैसे लोकतंत्र को निशाना बनाने की कोशिश है और इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और देखिए कितनी बड़ी बात है, ये अमेरिका ने स्वयं कहा है कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है और उसे हमको स्वीकार करके भारतीयों को गर्व होना चाहिए। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी प्रोफेसर, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। और हमने आज ये समझने की कोशिश की स्ट्रेट टॉक के जरिए कि 9 वर्षों के दौरान इंडियन डिप्लोमेसी कितनी वाइब्रेंट रही है, क्योंकि क्लेम खुद व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। लेकिन 9 वर्षों में अगर हम सच में टटोले कि पिछले सरकारों की तुलना में मौजूदा मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में जो संबंध है वो कितने जटिल हुए हैं। कुछ अचीवमेंट्स हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना के समय जिस तरह से भारत ने वैक्सीन उपलब्ध कराए कई जरूरतमंद देशों को और फंसे हुए भारतीयों को जो है वतन वापसी कराई, ये भी एक अचीवमेंट कही जा सकती है। ऑयल डिप्लोमेसी, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि ऑयल डिप्लोमेसी के लिए भी भारत की जो है शाबाशी जरूर उसे मिलनी चाहिए जयशंकर की। लेकिन फिर भी चीन जो है एक बड़ी समस्या बना हुआ है और जयशंकर का ये स्टेटमेंट कि फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की वजह से जो है चीन के साथ तनाव बना हुआ है, ये एक
एक बहुत बड़ी आपत्तिजनक स्टेटमेंट आ गई है विदेश मंत्री की तरफ से। देखना होगा कि इस स्टेटमेंट के बाद आगे किस तरह की सफाई सरकार की तरफ से आती है या नहीं, या फिर इसी स्टेटमेंट पर विदेश मंत्री कायम रहेंगे, और ये कहीं ना कहीं फेवर करता हुआ नजर आ रहा है चीन की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कोई सवाल या फिर कोई फीडबैक देना हो तो आप info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें, और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल्स का इंतजार रहता है। आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।